हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। आपको 3 दिन का, पिछले 2 दिन और कल का, आज का यानी करंट अफेयर्स प्रश्न दे रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन में वीडियो नहीं बन पाई है कुछ कारणवश। तो इस वीडियो में मैं ये तीनों दिन के प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। आज 19, 20, 21 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न। उस वेब प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है ई प्लेग्राउंड, ऑप्शन बी है ई फुटबॉल, ऑप्शन सी है ई खिलाड़ी, ऑप्शन डी है आपका ई पाठशाला, ऑप्शन ई है आपका ई क्रीड़ा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन आपका डी है ई पाठशाला। व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। भारत के पहले बुलियन इंडेक्स का नाम बताइए जिसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाना है। ऑप्शन है ए बुलडेक्स, ऑप्शन बी है हेक्साडेक्स, ऑप्शन सी है कोमोडेक्स, ऑप्शन डी है मार्केट डेक्स और ऑप्शन ई है आपका इंडिया डेक्स। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है आपका बुलडेक्स। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा जिसका नाम बुलडेक्स होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ब्रिटेन ने भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, तो कितने उस मिलियन में किया है देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका 0.1 मिलियन, ऑप्शन बी है 0.2 मिलियन, ऑप्शन सी है आपका 0.3 मिलियन और ऑप्शन डी है आपका 0.4 मिलियन, ऑप्शन ई है आपका 0.5 मिलियन। तो राइट आंसर जो है वो है आपका इस प्रश्न का ऑप्शन सी 0.3 मिलियन। चलिए व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 0.3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और ऑप्शन ई है गुजरात। राइट आंसर जो है प्रश्न ऑप्शन बी है आपका इसमें छत्तीसगढ़। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 शीर्षक एक नई पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए है कपिल स्पुरी ने, ऑप्शन बी है RR भट्ट ने, ऑप्शन सी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन डी है ताड़े इपेडोला ने, ऑप्शन ई है राघव बहल ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्जुन सुब्रमण्यम। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है पूर्ण स्पेक्ट्रम भारत के युद्ध 1972 से लेकर 2020। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल का नाम बताएं जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत की जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर पेश करने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी आरोग्य, ऑप्शन सी है जनजाति, ऑप्शन डी आपका इसमें मनुष्य, ऑप्शन ई है आपका स्वास्थ्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ई स्वास्थ्य। चलिए व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन ए अर्चना रामसुंदरम, ऑप्शन बी है सुरजीत सिंह देशवाल, ऑप्शन सी है AP महेश्वरी, ऑप्शन डी है राकेश अस्थाना
राकेश अस्थाना, ऑप्शन ई है सत्यनारायण प्रधान। राइट आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन डी है राकेश अस्थाना। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक आधारित सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है फ्रांस, ऑप्शन ई है जर्मनी। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है आपका यूएई। व्याख्या देखते हैं। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक आधारित सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, उस भारतीय निर्देशक अभिनेता का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्में जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी निर्देशित की थी। ऑप्शन ए है दीपक शिवदासानी, ऑप्शन बी है शरद केलकर, ऑप्शन सी है रितेश राव, ऑप्शन डी है रजत कपूर, ऑप्शन ई है निशिकांत कामत। राइट आंसर है ऑप्शन ई निशिकांत कामत। व्याख्या देखते हैं। निर्देशक अभिनेता शशिकांत कामत का निधन हो गया है। उन्होंने कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्में निर्देशित की हैं जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हर्ष कुमार भनवाला, ऑप्शन बी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी है जीपी गर्ग, ऑप्शन डी है आपका आरवी वर्मा और ऑप्शन ई है गोविंदा राजुलू चिंटला। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है जीपी गर्ग। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जीपी गर्ग को कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उस भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक का नाम बताइए जिन्हें 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए है अमजद अली खान, ऑप्शन बी है संजीव अभयंकर, ऑप्शन सी है हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी है भीमसेन जोशी, ऑप्शन ई आपका पंडित जसराज। राइट आंसर है ऑप्शन ई पंडित जसराज। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। वह 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्तकर्ता थे। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन ई है पेटीएम। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गूगल। चलिए देखते हैं व्याख्या इस प्रश्न की। गूगल ने देश भर के प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान की पहल करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम ब्लूटूथ के बॉल शुरू करने की घोषणा की है, जहां इंटरनेट सुविधा तक पहुंच नहीं है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है नागालैंड, ऑप्शन ई है मिजोरम।
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़। देखते हैं व्याख्या प्रश्न की। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने और इंटरनेट सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम ब्लूटूथ के बोल शुरू करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु और ऑप्शन ई है आपका गुजरात। राइट आंसर है गुजरात। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 15 है। किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार, ऑप्शन ई है छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन ई छत्तीसगढ़। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को रियायती दरों पर पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधा देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है इजाई, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है खूगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इजाई। व्याख्या देखते हैं। भारतीय रेलवे मणिपुर में नोनी के पास, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, मणिपुर लिखा हुआ है, मणिपुर है, में नोनी के पास इजाई नदी के पार विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। यह यूरोप में मोंटेनेग्रो के 139 मीटर माला रिजी का विडक्ट मोंटेग्रो कैमोजदारिकॉर्ड को पार करते हुए 141 मीटर के साथ सबसे लंबा घाट ऊंचाई वाला पुल होगा। यह पुल नोनी जिले के मार रंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके पर स्थित है। यह पुल जिरी बामतू पुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना का हिस्सा है और इसकी कुल लंबाई 703 मीटर है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में चर्चित एनटीपीसी रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। एनटीपीसी रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, नेलागत प्रभावी तरीके से उपभोग केंद्र तक पूरी दूरी पर स्थित सीमेंट संयंत्रों से फ्लाई ऐश परिवहन के लिए रिहंद परियोजना में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह विकास बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की अनुमति देगा। यह दूर दराज के इलाकों में स्थित बिजली संयंत्रों से सीमेंट उत्पादन इकाइयों तक बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश में कुशल और सुरक्षित परिवहन के लिए रास्ता बनाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक किस वर्ष अबू धाबी में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी आपका 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2023। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2021। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 14वीं भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक 2021 में अबू धाबी में आयोजित होगी और दोनों देशों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से
तारीखों को अंतिम रूप दिया जाएगा। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र आभासी तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक का मुख्य एजेंडा आर्थिक साझेदारी का विस्तार करना था। इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है गोवा। चलिए देखते हैं व्याख्या। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभालना है। 2001 से 2002 तक उन्होंने उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया, जिसे पहले उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रखरखाव के तहत उन्हें अल्मोड़ा और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में हिरासत में लिया गया था। उन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान ग्रहण किया है, जिन्होंने नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है और सत्यपाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आईआईटी नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी ग्वालियर, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है, आईआईटी मद्रास। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में 2020 में शीर्ष पर हैं। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब यह संस्थान भारत में शीर्ष केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में विजेता के रूप में उभरा है। दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरी स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान को इस श्रेणी में चौथा स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है मेघालय। चलिए व्याख्या देखते हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर थे और अब सत्यपाल मलिक तथागत रॉय का स्थान लेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। अश्विनी कुमार शुक्ला किस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्याख्या देखते हैं। अश्विनी कुमार शुक्ला को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास बैंकिंग में 35 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने अपने सुधार कार्यक्रमों के तहत सरकारी बैंकों को बाजार से मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति दे दी थी। इस तरह की नियुक्ति करने वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन द्वारा आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर 2020, ऑप्शन डी है 22 सितंबर 2020, ऑप्शन सी है 25 अगस्त 2020, ऑप्शन डी है 28 अगस्त 2020। राइट आंसर जो है वो 8 सितंबर 2020 है। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। प्रथम विश्व
सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण को संबोधित करेंगे और इसमें सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा भाग लिया जाएगा। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है। सॉरी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा गला खराब है मेरा, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है कई दिनों से मेरे गले में और दिक्कत सही नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न में आप व्याख्या देख रहे थे। इसका मुख्यालय ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम भारत में है। ISA के तहत आने वाले देश मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए कतर के हैं, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन बी है माली के, ऑप्शन डी है केन्या। तो राइट आंसर है माली। तो और व्याख्या देखते हैं। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 अगस्त, ऑप्शन बी है आपका 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है डी है आपका 21 अगस्त। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है 21 सॉरी गलत हो गया, 19 अगस्त। चलिए व्याख्या देखते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस प्रति वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन मानवतावादी कर्मियों को पहचानता है और जिन्होंने मानवीय कारणों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 19 अगस्त को स्वीडिश प्रायोजित GA संकल्प A63L.49 के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सहायता के समन्वय के सुदृढ़ीकरण पर मनाया जाने वाला था। यह दिवस 19 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई थी। इस बमबारी में इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेलो समेत 22 अन्य मानवतावादी कर्मी मारे गए थे। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई और सी ऑप्शन है मनीला, ऑप्शन डी है शिमला। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है मनीला। व्याख्या देखते हैं। मनीला विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। 27 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है स्वच्छ, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है कोरोना मुक्त भारत, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य लाभ। तो राइट आंसर जो है ये रिपीट हो गया, आगे हो चुका है प्रश्न। स्वास्थ्य, सॉरी ऑप्शन बी स्वास्थ्य। जनजातीय व्याख्या देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य शुरू किया गया है। यह पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा ई पोर्टल है जो एक ही मंच पर भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य साक्ष्यों, विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भारत के लिए विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों और मामलों अध्ययनों श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेगा। इस ऐप को आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच की खाई को पाटने के लिए पेश किया गया है। दोस्तों थोड़ा गला खराब होने के कारण कुछ प्रॉब्लम हुई है बीच में पढ़ने में मुझे, तो कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, अभी ठीक नहीं हुई है। और आपको अगर ये प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो
वीडियो अच्छी लगी हो और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे और मेरी वीडियो के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें। शेयर करना मत भूलें, लाइक कमेंट भी ज़रूर करें और अपने सुझाव भी दें। अगर कोई प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स प्रश्नों को लेकर के, कोई भी दिक्कत है इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।